अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत कह रही है कि सूरत हाल काबू में है, मगर सियासी बेचैनी बढ़ती जा रही है और मामला सिंध असम्बली से निकलकर KPK असम्बली तक आ पहुंचा है। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों का मामला एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस समेत और भी बहुत सी बातें हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? आपको भी और नाज़रीन को भी सलाम। मतलब एक तरफ तो KPK असम्बली की सूरत हाल हमने आज देखी, सिंध से मामला वहां तक आ गया है, मगर हुकूमत कह रही है बार बार कि सूरत हाल कंट्रोल में है, मामला ठीक हो गया है। आज परवेज रशीद साहब ने भी कहा कि इमरान खान अपनी शिकस्त तस्लीम करें और असम्बली तशरीफ ले आए। देखिए, ये जो बार बार बात कही जाती है ना कि सूरत हाल काबू में है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, जो बहरान है वो टल गए हैं, तो मुझे एक बहुत बहुत बड़े दानिश्वर खलील जिब्रान का एक कॉल याद आता है। बड़ा एक उनका दिलचस्प कॉल। ये खलील जिब्रान जो हैं ये लिबनान से थे, लेबनीज थे, और लिबनान में एक रोमन कैथोलिक घर में ये पैदा हुए थे, खलील जिब्रान। और 48 साल की उम्र में सिर्फ इनकी डेथ हुई। ये अमेरिका चले गए, वहां जाके इनका इंतकाल हो गया न्यूयॉर्क के अंदर, और फिर इनको लाके इनकी तदफीन हुई वापस लेबनान में। ये क्रिश्चियन थे, लेकिन सूफी मुस्लिम से बड़ा मुतासिर थे, और उस दौर में कहा जाता है कि जो बहाई मुस्लिम थे, बहाई फिरका जो है, उसके लोगों से इनकी बड़ी मुलाकातें होती हैं। तो बहरहाल खलील जिब्रान के कॉल बड़ा जबरदस्त है। वो कहते हैं, खलील जिब्रान कहते हैं कि उसने मुझसे कहा, मैं मान गया। उसने जब दोहराया तो मुझे शक हो गया, और जब उसने तीसरी दफा कहा तो मुझे यकीन हो गया कि झूठ बोल रहा है। अच्छा। अब देखिए, होता यह है कि किसी बात को जब बार बार दोहराया जाए ना, बार बार दोहराया जाए, और उस पर कस्में भी खाई जाए, और हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ ये जो झूठ का रवाज है ये इतना ज्यादा हो गया। आप नोट करें कि आप अगर किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं तो वो थान खोलता है, तो खोलते ही कहता है कि बहन या बाजी या आपा, ये मैं कसम खा के बता रहा हूं, ये खरीद के उससे भी कम दे रहा हूं आपको। यानी वो शुरू ही बात झूठ से होती है। और आप अगर अदालतों में चले जाएं, अदालतों के बाहर आपको मिल रहे होते हैं वो कुरान शरीफ उठा के, झूठी कस्में खाने वाले आपको मिल रहे होते हैं। आप उनको मुआवजा दें, उनसे आप कसम खिलवा लें कुरान शरीफ की। और तो और आप अगर ये जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं लोग, यानी जिसे कहते हैं ना कानून में, जो मरते हुए शख्स जो बात कहता है उसे सच माना जाता है। तो आप अगर ये गांव देहातों में चले जाएं तो वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन को लिखने के लिए वो मजिस्ट्रेट भी खड़ा होगा, पुलिस भी खड़ी होगी, और जो आसपास जो लवाहिकीन है, जो घर वाले हैं सारे, वो कोई कत्ल वतल का मुकदमा अगर हो गया है तो वो जो आदमी मर रहा है, वो मरते मरते बजाय इससे उससे कहेंगे जी कलमा पढ़ो, उससे कह रहे होते हैं कि वो शीदे का नाम भी ले दे, वो जी कह दे, वो कुल्हाड़ा भी सी, कुल्हाड़ा भी पा दे, वो पुलिस वाला लिख रहा होता है खड़ा कर। यानी वो बजाय उस वक्त भी उसे झूठ कहलवा रहे होते हैं। यानी हमारा वो कहते हैं, उसको ये भी कहते हैं उसकी बहनें साथ थी, वो बहनों का नाम भी डाल दिया। अच्छा, वो जो मर रहा होता है वो, यानी इस हद तक झूठ है कि वो मरते मरते वो कलमे की बजाय वो झूठ बोल रहा होता है, और उसे झूठ कहलवा रहे होते हैं लोग। तो ये हमारी एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में जब आप, और इसीलिए आप देखें कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन होती है कि उन्होंने बात ज्यादा नहीं करनी, ज्यादा बात वो नहीं करेंगे। उनको ये इंस्ट्रक्शन जब उनको ट्रेन किया जाता है फॉरेन ऑफिस में या ISI में या CIA में या रॉ में, तो उनसे उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि वो उन्होंने चुप रहना है, उन्होंने बस बात कह के सामने वाले से पूरी कहानी सुननी है, लेकिन खुद कम बोलना है। और अगर वो कोई ऐसी बात सुने, कोई शख्स बार बार इंसिस्ट कर रहा हो किसी बात पे, तो फौरन रिपोर्ट करें अपने हेडक्वार्टर्स। अगर CI है कि तो वहां रिपोर्ट करें। अगर वो फॉरेन ऑफिस के कोई एम्बेसडर है और कोई बार बार कोई शख्स की बात दोहरा रहा है, तो फौरन रिपोर्ट करें कि क्यों इंसिस्ट कर रहा है। तो अच्छा, अब इसी तरह ऐसे ही हमारे सियासतदानों को नहीं पता होती बात, तो सियासतदान जो है वो बार बार दोहरा रहे होते हैं कि बात नहीं, हुकूमत बार बार कह रही है। ये आप पहले चले जाए, मुशर्रफ साहब जब आए थे 99 में, तो 99 में उनके मुशर्रफ साहब के आने से पहले बार बार हुकूमती बयानात आते थे कि हमें भेजने वाले खुद घर चले गए, और हमें कोई, उस वक्त फारूक लगारी साहब और जहांगीर करामत साहब और सज्जाद अली शाह साहब को भेज चुकी थी मुस्लिम लीग की हुकूमत। तो वो बार बार ही बयान आते थे मुख्तलिफ के जी भेजने वाले खुद घर चले गए। अच्छा, मुशर्रफ साहब जब आ गए तो बार बार उनके स्टेटमेंट्स आते थे। शुरू में राशिद कुरैशी साहब की मुझे याद है कि कोई सियासत में हिस्सा लेने का इरादा नहीं, मुशर्रफ साहब कभी सदर नहीं बनेंगे, सदर बनने का कोई इरादा नहीं है,
सियासी जमात नहीं बनाएंगे। थोड़े दिनों बाद रफीक तारड़ की छुट्टी हो गई, बेचारा तो सदर बन गए, मुस्लिम लीग काफ बन गई, पैट्रियट बन गई। और जियाउल हक साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताऊं, जियाउल हक साहब जब आए 77 में, तो थोड़े दिनों के बाद एक अमेरिकन बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि ये आदमी 9 साल तक नहीं जाएगा। तो किसी ने उनसे पूछा कि जी आप कैसे कह रहे हैं 9 साल, क्योंकि उसने कहा ये बार बार जो कह रहे हैं ना, मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, जियाउल हक बार बार कह रहे हैं 90 दिन में, 90 दिन में, इसका मतलब है ये 9 साल तक नहीं जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बात बताऊं, अभी 4-5 साल पहले जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया ना, ये बहुत ज्यादा दुनिया भर में, तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग और ये सारे थाईलैंड, ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए। तो अचानक अमेरिका के अंदर ये ख्याल आया, अमेरिकन को ख्याल आया कि ये जो चाइना है कि अपनी करेंसी ना गिरा दे। तो उन्होंने चाइनीज से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस वक्त करेंसी मत गिराइएगा अपनी डॉलर के मुकाबले में, वरना फटा बैठ जाएगा हमारा। तो चाइना के जो फाइनेंस के हेड थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम बिल्कुल अपनी करेंसी को नहीं गिराएंगे। थोड़े दिन बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी, एक किसी कॉन्फ्रेंस में खिताब करे थे। अगले दिन वहां से जो फाइनेंस के सेक्रेटरी थे अमेरिका के, वो छलांग मार के बीजिंग पहुंच गए, वो पैरों में गिर गए जाके उनके चाइनीज के। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई? वो कहते थे खुदा का वास्ता, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले बयान दे दिया था, हमें यकीन आ गया था, अब आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया, हमें शक हो गया है। अब खुदा का वास्ता तीसरा बयान मत दीजिएगा चाइना से, वरना हमारा सारा जो सरमाया यहाँ पड़ा है एशिया पैसिफिक में, सारे लोग निकाल के भाग जाएंगे। तो ये जो बार बार कहने की रिवायत है ना, बार बार की, देखें अभी आप सूरत हाल देखें क्या है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर एक क्राइसिस, फेडरल गवर्नमेंट को भी आप रखें, फेडरल गवर्नमेंट में तो सूबाई सतह पे भी क्राइसिस शुरू हो गया। देखिए पीपल्स पार्टी और एमकेएम का मामला एक तल्ख नोट पे खत्म हुआ है। कल अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो खुशीशा सा वाला जो मामला था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो मामला सेंसिटिव ना हो जाए, कहीं उसको किसी और रंग में ना ले जाए लोग, मजहबी रंग में, वो खत्म हो गया मामला, यानी उसको वो ठंडा हो गया वक्ती तौर पर। लेकिन आप ये देखें कि अब मामला पहुंच गया है खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिस्टेबलाइज होगी। इमरान खान ने सिराजुल हक साहब के ऊपर बात की कि आप विकेट की एक तरफ खेला करें, और वहां पर यह सूरत हाल बनी है कि या तो इमरान खान अब असेंबली तोड़ सकते हैं, अचानक तो परवेज खट्टक अचानक असेंबली तोड़ सकते हैं, उस वक्त वो नहीं तोड़ सकते थे जब अदम एतमाद की तहरीक हो, लेकिन वो चूंकि रुकी हुई है तो इमरान खान असेंबली तोड़ सकते हैं, और असेंबली तोड़ने से रोकने के लिए अदम एतमाद की करारदाद उनको लाई जा सकती है, और उसमें जमात इस्लामी, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, एएनपी, आफ्ताब खान शेरपा, पीपल्स पार्टी, ये सब उसका हिस्सा बन सकती है। लेकिन एक बड़ा ट्रिकी गेम हो गया कि वो डिस्टेबलाइजेशन जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल नेशनल असेंबली में, सिंध असेंबली, और अब वो पहुंच गई केपीके में पहुंच गई, और केपी के अंदर सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। यानी सियासी जिरगा जो है, जिसको मैं शुरू पहले दिन से मुझे समझ नहीं आता कि सियासी जिरगा क्या है, वो भी आज जो है वो दम तोड़ गया, क्योंकि इमरान खान की तरफ से सिराजुल हक साहब को ये कहना कि आप विकेट की एक तरफ खेलें, इसका मतलब है वो सियासी जिरगा जिसमें रहमान मलिक साहब तो ऐसे ही थे ना, रहमान मलिक साहब को तो असर रोल, सिराजुल हक साहब का मेन स्ट्रक्चर के आदमी तो सिराजुल हक साहब थे ना, अमीर जमात इस्लामी। अब उनके बारे में ये बात इमरान ने कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सियासी जिरगा जो बीच में आखिरी कोशिश कर रहा था, आखिरी कोशिश की मिसालियत हो जाए, किसी तरह बैठ जाए, तो इमरान खान ने आज उधर भी एक तो चला दी। तो उसके बाद वो रहमान मलिक साहब और सिराजुल हक साहब का जो सियासी जिरगा था वो भी दम तोड़ गया, यानी वो टॉक्स भी खत्म हो गई जो सियासी जिरगा कोशिश कर रहा था कि आप इस्तीफे कबूल ना करें। कल देखे ना उन्होंने बात की थी कि आप इस्तीफे न कबूल ना करें, मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगा, टर्मोइल बढ़ जाएगा। सिराजुल हक साहब की पोजीशन अब बड़ी एम्बैरेसिंग होगी। जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी और इमरान खान की वो इत्तेहादी हैं, और एक मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका किरदार है सियासत में और रोल, लेकिन इमरान ने कहा उनसे कि आप दोनों तरफ खेलना बंद कर दें। तो अब सूरत हाल, अब ये जो डिस्टेबलाइजिंग प्रोसेस है, अब ये कल और बढ़ेगा। एक तो आज रात को अब देखिए क्या मूव होती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि अचानक परवेज खट्टक किसी वक्त भी चाहे तो असेंबली तोड़ सकते हैं इस वक्त, क्योंकि अदम एतमाद नहीं है, और असेंबली फिर 48 घंटे के अंदर चैलेंज अगर हो जाती है किसी बेस पे तो हो जाती है, वरना खुद बहुत पहले समझी जाएगी। लेकिन इसमें जो डिस्टेबलाइजिंग प्रोसेस है, वो डिस्टेबलाइजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है आपका, वो और बढ़ रहा है वफाक के अंदर, क्योंकि वफाक के अंदर कल जो वुज़रा हैं, कल वफाकी काबीना का इजलास होगा, उसके अंदर चेक होगी परफॉर्मेंस कि कौन से वजीर कैबिनेट रिशफल करनी है, तोड़नी है, नहीं बनानी है दोबारा, किन को फारिग करना है, किन को नहीं लाना है। और साथ ही जुल्फिकार खुस्सा साहब खुल के सामने आ गए। चौधरी सार साहब के बारे में जो सारी ऑपोजिशन पार्टी हैं वो मुतालबा करी उनको हटाया जाए, पीपल्स पार्टी भी हमायत करी उनको हटा दिया जाए सब, और रिपोर्ट कार्ड आएंगे, उसकी बेसिस के ऊपर फैसला होगा कि कैबिनेट ने एक्सपेंड करना है या छोटा होना है। लेकिन केपी
रेजिग्नेशन की क्यों डिमांड कर रहे हैं सब? चौधरी निसार साहब की तो देखें ना, चौधरी निसार साहब एक तो उनका कंसर्न है कि चौधरी निसार साहब पार्लियामेंट में आते नहीं है। फिर वो देखें कल आपने सुना था ना दोबारा वो जो एतजाज हसन के थे कि आस्तीन का सांप और वो सारे मामला तो अपनी जगह है ना। यानी आस्तीन का सांप कहने से मुराद ये थी एतजाज हसन साहब की कि ये आपके साथ बैठे हुए शख्स आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हम तो असल में पीपल्स पार्टी वाले तो आपके साथ हैं। यानी ये शख्स जो है इनके साथ और लोग मिलेंगे। और अब देखें जुल्फिकार खोसा साहब एक अलग वॉइस बन के सामने आए और उनका चौधरी निसार से कोई रास्ता नहीं है। वो अलग एक ग्रुप है जो कि नाराज ग्रुप बैठा और सेनेटर है वो। और वो उन्होंने आज जिन नाम लिए, उन्होंने इकबाल साहब झगड़ा साहब का नाम आ रहा है, उसमें बेशुमार और लोगों का नाम आ रहा है। सिंध के अंदर गौस अली शाह साहब अलग, देखिए नून से गौस अली शाह साहब अलग हो गए हैं, उनका जिक्र आ रहा है, सरंजाम खान अलग हो। तो मकसद एक बेचैनी है हुकूमत के अंदर भी। अब उसके साथ ये डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस आ गई हैं, जन्म इन्होंने ले लिया है केपी हुकूमत के अंदर। और साथ आप जरा दाएं बाएं देखें अब क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, नरेंद्र मोदी साहब अगले महीने की उन्हीं तारीखों में, जिन तारीखों में आपकी आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वजीर आजम चाइना जा रहे हैं कि नहीं, मुझे ही नहीं पता। इन्होंने चाइना जाना था, नवाज शरीफ साहब ने, अशरफ गनी तो पहुंच गए वहां, लेकिन मुझे हाँ 1 तारीख को मुझे नहीं पता कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे चाइना, मुझे अभी तक नहीं पता। अशरफ गनी तो वहां पहुंच गए और अशरफ गनी वहां। नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 14 से 15 तारीख तक या 16 तारीख तक गालिबन वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उनकी वहां पे मुलाकात होगी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, वहां पे उनकी मुलाकात होगी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से, क्योंकि वहां G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी से जो डेलीगेशन मिल रहे हैं उसमें पाक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस काउंसिल ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी आपके साथ मिलेंगे। पाक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस काउंसिल जो वहां पे पाकिस्तानी ताजिर हैं, और इंडिया में बड़ी एक्साइटमेंट पैदा हो गई कि ओह ये पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तानी भी मिलने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी से इन हालात के अंदर, और उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की कि हम भी मिलेंगे। तो ये सारे इर्द गिर्द के आपके मामला, इर्द गिर्द का टर्मोइल आपका बढ़ रहा है, और उस पॉलिटिकल टर्मोइल के बढ़ने में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बदकिस्मती से स्टेबलाइजिंग फोर्सेस का रोल अदा नहीं कर रही। अब ये देखें मामला अगर केपी में चला जाता है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके सियासी जिरगा तो दम तोड़ गया, सियासी जिरगा तो उसके बाद उसकी तो हैसियत खराब होगी ना। ये जो आज गालम गलूच हुई है और ये जो आपने मनाजिर सारे देखे हैं, नारे लगे हैं गुमराह, ये देखें ये मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत ये कह रही है कि यानी हुकूमत वहां तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन जो फजलुर रहमान साहब की जमात और आफ्ताब खान शेरपाल साहब की जमात और ANP और बाकी जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, वो सारे दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बेशुमार अरकान हमारे साथ हैं और हम यहाँ आसानी से हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगर वो हुकूमत बना भी लेते हैं तो क्या उसके नतीजे में स्टेबिलिटी आ जाएगी? ये तो ऑपोजिशन कौन होगी? लेकिन ना ये तो वहां रिजाइन करके निकलाएंगे ना बाहर, या ऑपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं। तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म ले रहा है, और वो अलग अलग शक्लों में सामने आ रहा है। कभी वो सिंध में निकल के आ जाता है, कभी वो कराची में निकल के आ जाता है। पंजाब स्टेबल हो गया, इससे पहले पंजाब से शुरू हुआ था। नहीं, शुरू पंजाब से हुआ था। देखिए शुरू हुआ था 4 सीटों से, ये खेल शुरू हुआ था 4 सीटों में। और इस कहानी का वो मैं कह रहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है। ये कहानी का इख्तिताम आखिरी चैप्टर कहां होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन 4 सीटों से शुरू हुआ। उसके बाद चैप्टर खुलते चले गए, धरना हो गया, सिंध हुकूमत, अचानक सिंध हुकूमत के अंदर टर्मोइल क्रिएट हुआ, MQM निकल गए, सीरियसली निकली MQM, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि MQM सीरियसली निकली है। MQM के साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात वगैरह नहीं हो रहे। अस्करी क़यादत में आपकी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है ना। इसी दौरान DGI चेंज हुए, कोर कमांडर कराची, इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स हटे और नए कोर कमांडर्स ने अपनी सीटें संभाली, वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, इलाके में डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और मैं आपको एक जुमला, इससे पहले कि आप वक्फे पे जाएं, मुझे नहीं पता कितनी देर है, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि आपकी जो इंडिया के साथ टेंशन चल रही है ना, मैं वक्फे के बाद इस पे अगर मौका हुआ तो मैं बात करूंगा। देखिए इलाके का ज्योग्राफी चेंज हो रहा है, मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी, मैं बार बार कहता हूं ज्योग्राफिया चेंज हो रहा है। इंडिया के साथ टेंशन को सीरियस लें। ब्रूस रिडल ने, जो कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और पता नहीं कितने साल वो CIA से मुंसलिक रहे, बड़े सीनियर ऑफिसर है, साउथ एशिया पे और इस्लामिक वर्ल्ड पे अथॉरिटी समझे जाते हैं ब्रूस रिडल। वो बार बार ये बात कह रहे हैं, बार बार, कि इंडिया में कोई मुंबई 2008 जैसा वाकया दोबारा हो सकता है। वो बार बार कह रहे हैं, और मैंने उसके बाद ही हुआ। पहले तो मैंने उनसे एक दफा सुना
फिर दूसरी दफा मेरी उनसे मुलाकात भी हुई वॉशिंगटन में, उनको मैंने उनसे पूछा, वो कह डॉक्टर रहे हैं ये हमारे बड़ी पास, खौफनाक बात है, लेकिन वो ऐसा क्यों वो कह रहे हैं कि बार-बार मुंबई अटैक जैसा कोई वाकया दोबारा इंडिया में हो सकता है। और उसके बाद मैंने फिर मिडिल ईस्ट के सफारतकारों से बात सुनी, फिर मैंने पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल से पूछा ये बात, और फिर दोबारा मैं वहां पे अमेरिका में वॉशिंगटन में बात डिस्कस हो रही है कि मुंबई के अंदर मुंबई जैसा कोई वाकया इंडिया में हो सकता है, उसको इंडियंस खुद स्टेज करें या उसको कोई और किसी और मुल्क की फॉरेन कोई और मुल्क इर्द गिर्द का, जो कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस तो है ना बहुत ज्यादा, उससे आने वाले दिनों में लेकिन इल्जाम मुंबई इल्जाम पाकिस्तान पर डलेगा, इल्जाम पाकिस्तान में बहुत तैयारियां हो रही, कई ममालिक एक्टिव है, एजेंसीज है, और वो प्लान कर रही हैं कि ऐसा कोई वाकया हो कि मलबा पाकिस्तान पर डाला जाए। जैसे उन्होंने पहले किया, इसमें मजीद बात करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते आ रहे हैं कि जियोग्राफी को खतरा है, जियोग्राफिकल डेंजर आ रहे हैं IS के हवाले से भी, लेकिन पाकिस्तान तो एक मजबूत इस्लामिक कंट्री है, न्यूक्लियर पावर भी है, तो पाकिस्तान को तो खतरा नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान एक मजबूत इस्लामी मुल्क है और इसको इंशाअल्लाह खतरा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने फजल में रखे, खैरियत से रखे सारे हालात, लेकिन ये कि मजबूत इस्लामी मुल्क इराक आपके सामने है ना, मजबूत तरीन इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ऐसे हिल रहा है, सब उसकी दीवारें ऐसे हिल रही हैं। मजबूत तरीन इस्लामी मुल्क लीबिया का क्या हाल हुआ है, मजबूत तरीन इस्लामी मुल्क शाम का क्या हाल हुआ है, मजबूत तरीन इस्लामी मुल्क तो हम है, लेकिन 71 में हमारे साथ क्या हुआ था। देखिए, जो बात सारी है कि जो आस पास हो रहा है, जो इंडिया के साथ मामलात हैं, जो ईरान के साथ आपके तीन ही पड़ोसी हैं, तीनों के साथ टेंशन है और चौथी तरफ समंदर है। और ये देखिए, बात ये होती है कि हम जब कहते हैं ना कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े, आप वहां पे जाएं यूनान में एक जगह है जो कि डेल्फी कहलाती है, वहां पे आप एक छोटा सा एक शहर है, और उसमें डेल्फी में वहां पे कई हजार साल पहले वहां पे एक थिएटर होता था, स्टेडियम होता था, और वहां पे शाही मेहमान खाना हुआ करता था डेल्फी में। और वहां पर वो कहते थे कि ये इंतहाई मजबूत यूनान, और वो कहते थे कि हमारे देवता, 2 परिंदे देवता ने छोड़े, और उसके बाद वो परिंदे जहां के मिले तो वहां पे ये डेल्फी का शहर है और ये थिएटर है, और ये देवी वहां पे एक है, और उस देवी के पास बादशाह ने जब भी जाना होता किसी जंग पे तो उस अपने सफीर को भेजते उस देवी के पास, और उस देवी या देवता से पूछता, वो मंदिर के बाहर खड़े होकर पूछता, ये जो डेल्फी के मंदिर थे, वो पूछता कि जी हम जा रहे हैं तो कामयाब हो जाएंगे, तो फिर जो भी मैसेज आता वो अपने बादशाह को पहुंचा देता वो सफीर। तो उस जमाने में स्पार्टस होते थे, स्पार्टस जो भी फिल्में में भी पिछले दिनों बनी है काफी, तो स्पार्टस सल्तनत के लोगों ने, उनके बादशाह जब जा रहे थे जंग पे, तो उन्होंने अपने सफीर को भेजा, और सफीर आया और उसने पूछा आके यहाँ पे मंदिर के बाहर खड़े होके कि अपने देवता से कि बताएं कि हम फतह याब होंगे, शिकस्त होगी, तो अंदर से आवाज आई शिकस्त होगी। तो इन्होंने पूछा किससे शिकस्त होगी हमें, उन्होंने कहा अयाशी से, तुम जब अयाशी करोगे अयाशी के हाथों मारे जाओगे। देखिए, ये जो सल्तनत है ना सारी, रोम जो है, रोम के बारे में कहते हैं कि ये कुछ 2500 साल पहले पुराना शहर है, 2500 साल पहले रोम, और रोम पहला शहर है इंसान की तारीख का जिसकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा गई, 1 मिलियन से ज्यादा। और रोम के अंदर कहते हैं कोई 2.5 लाख मकान थे, 2.5 लाख मकान थे, 1 मिलियन से ज्यादा आबादी थी, और हर शख्स के पास रोजगार था, और हर शख्स के पास औसतन 1 किलो सोना हुआ करता था। ये रोम। और 6 बर्रे आजमों पे रोमन एम्पायर थी, 6 बर्रे आजमों पे, क्या सीजर और क्या एंटनी और क्या उसके बाद, यानी 6 बर्रे। आज देखें रोम, इतना सा रोम आपको नजर आता है, वहां जाते हैं टूरिस्ट और तस्वीरें उतारते हैं। और ये सिर्फ रोमन का हाल नहीं है, ये 68 मुल्कों पे ब्रिटिश थे आपके, 68 मुल्कों पे। वो जो अमीर तैमूर आया था, तैमूर, वो 51 मुल्कों पे था। ये जो सिकंदर था, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये 58 मुल्कों पे थे। ये कहां गए सारे? ये जो हम बात करते हैं ना कि हम बहुत मजबूत, बहुत, तारीख एक अपना उसका रास्ता है, वो अपना एक रास्ता बनाती है। ये कोई 800 साल, कितने साल रहे मुगल? 800 साल या 900, 1000 साल मुगल रहे होंगे ना, पूरे अकबर आजम सल्तनत इतनी बड़ी, आखिरी में
वो अंग्रेजों ने आके गले में पगड़ी डाली और पगड़ी डाल के वो वहां पे रंगून में बहादुर शाह जफर बारिश गिनते थे, बूंदें गिना करते थे आखिरी दिनों में बहादुर शाह जफर। और कितना बड़ा हम फख्र करते हैं उंदुलस, हमारा बहुत वहां पे मुसलमानों का रूल, और 2000 वहां पे 1600 या 2000 के करीब मसाजिद थी, वहां पे लाइब्रेरी हुआ करती थी हर घर में, बहुत तरक्की हुई। करतोबा के अंदर इलामा इकबाल गए, उन्होंने नज़म लिखी करतोबा में, लेकिन आखिर में क्या हुआ? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद जो आखिरी बादशाह था, उसने अलहमरा की चाबियां दी वो फर्डिनेंड को, और बादशाह निकला वहां से मुसलमानों का, और जाके वो मराकश के अंदर वो फैज शहर में भीख मांगता था आखिरी दिनों में। देखिए, जब मुल्कों के और एम्पायर्स के और सल्तनतों की जवाल आते हैं ना, अयाशी से आते हैं, अयाशी से, और ये कह के कि कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं, खैर है, कुछ नहीं होगा। वो सद्दाम हुसैन कहना तो खैर है जी, कुछ नहीं होगा, अमरीकियों को गिरा देंगे हम। अब अमरीकी भी ऐसे ही कहते थे, अमरीकी भी ऐसे ही कहते थे। यहाँ पर अफगानिस्तान में तो खूब पिटाई करवा के जा रहे हैं ना, अपनी मुंह काला करवा के सारे, लेकिन वो आने से पहले ये यूं गए, ये ऐसे गए, 2 मिनट के अंदर कोई मसला ही नहीं है। उधर शौके हो गया, इधर वो डेड स्टॉर्म हो गया, और आधी दुनिया पे आपका रूस था, वो कहां गया? रशियन एम्पायर। ये वक्त के साथ साथ आपको कदम उठाने होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इस वक्त जो मैं बार बार बात करता हूं ना, जुग्राफिया चेंज हो रहा है मिडिल ईस्ट का, आपके इर्द गिर्द खतरात हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। यानी मैं रोज जब ये प्रोग्राम करने बैठता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसमें दौर पर इस्लामिया को डिस्कस करूं, मैं उसमें हिस्ट्री को डिस्कस करूं, मैं ये पाकिस्तान की पेटी पॉलिटिक्स। अब देखे ना, अभी मैं किसी दोपहर को देख रहा था, कुछ 2 घंटे गुल्लू भट्ट पे जाए हुए हैं। गुल्लू भट्ट को सजा हो गई, गुल्लू भट्ट रिहा हो जाएगा, गुल्लू भट्ट हमारा हीरो है। एक कोई फ्री गुल्लू भट्ट वो भी बन गई है। किसी ने मुझे कहा कि फ्री गुल्लू भट्ट जो है वो कुछ तंजीम भी बना रहे हैं पंजाब में, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी गुल्लू भट्ट, जो आपने जो फत्तू को जिक्र किया था कुछ अरसे पहले कि वो चौधरी जो होते हैं गांव के फत्तू को फंसवाते थे, गुल्लू भट्ट भी तो फत्तू है। तो गुल्लू भट्ट ने कुछ नहीं किया, असल तो पीछे बच गए सारे, और जिन्होंने करवाया था वो बच गए, और जिन्होंने कत्ल करवाए थे वो बच गए। और ये इसलिए तो गाड़ियां तोड़ी थी, जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने आईन तोड़ा, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, जिन्होंने अरबों खरबों के डाके डाले इस मुल्क में, जो कि सड़कों की सड़कें पी गए, पुल के पुल पी गए, गांव के गांव पी गए, वो इनकम सपोर्ट पी गया, कोई स्टील मिल खा गया, कोई पीआईए हड़प कर गया, कोई, यानी पूरा का पूरा मुल्क खा के उन्होंने डकार नहीं मारी। और एक गुल्लू भट्ट को आपने पकड़ के जो 11 साल के लिए भेज दिया। गुल्लू भट्ट ने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की वजह से, वो देखे ना, गुल्लू भट्ट जो है, गुल्लू भट्ट को सजा देके आप समझ रहे हैं कि मुल्क में इंसाफ आ गया, मुल्क में अदल हो गया। ये वो पस्ती और जवाल है जहां पे हम ये समझ रहे हैं कि यानी गुल्लू भट्ट एक देखे ना, एक सिंबल बना है, एक सिंबल है कि एक आदमी जो है वो अब सुबह वो कह रहा है कि मैं फिल्मों की ऑफर है मुझे, और वो क्या है, और फिर वो चंद रोज पहले ड्रामा कर रहा है गिरा हुआ, पुलिस वालों से कह रहा है मैं बेहोश हूं, कुछ कर रहा है, फिर वो पुलिस के आगे। अब वो किसका आदमी था? चेक करें, नहीं आदमी था किसका? एक आदमी जो पुलिस के आगे आगे जा रहा था उस दिन। देखिए ना, मॉडल टाउन में जब गोलियां चल रही थी तो ये पुलिस को पुलिस लीड नहीं करे, ये पुलिस को लीड कर रहा था। तो आखिर इसका कनेक्शन किससे था? ये किसका फत्तू था? फत्तू था ना किसी का। तो जो चौधरी था वो चौधरी तो बच गया, और फत्तू जो है वो आगे, उसको 11 साल के लिए भेज दिया आपने। इस मुल्क के अंदर जब तक आप फत्तुओं को पकड़ पकड़ के डालते रहेंगे, मैंने कल आपसे बात की, ये आज OGDCL का मुजाहरा हो रहा था, ये फत्तू जो है ये इसी तरफ आपका दिमाग लगा रहेगा कि जी फत्तू क्या कर रहा है, फत्तू क्या कर रहा है। उधर आपकी OGDCL बेची जा रही है, उधर आपकी PAE बेची जा रही है, उधर बाहर के सौदे हो रहे हैं, उधर एहतजाज तो हो रहा है उसके। नहीं, एहतजाज को लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया ना। लोगों को चाहिए चटोरापन, देखिए ना, लोगों को चपड़ापन चाहिए ना। गुल्लू भट्ट, यानी लोगों को आप कहें कि यार वो वहां पर ये हो रहा है, वहां देखो मजदूरों के ज्यादा किसने कवर किया? गुल्लू भट्ट की खबर देखें आप, गुल्लू भट्ट क्यों? गुल्लू भट्ट। अच्छा, मैंने उस दिन पहले भी कहा था कि कितने लोगों को याद है अरफा करीम रंधावा? किसी को याद नहीं। लोग गुल्लू भट्ट जो है वो यहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा, वो प्रेस के सामने आएगा, वो रोएगा आपने गुल्लू भट्ट को। यानी पाकिस्तान की पहचान या तो बैनुल अक़वामी सतह पे तो गुल्लू भट्ट है या मलाला यूसुफज़ई है। अजीबोगरीब बात है। यानी देखें ना, 2 पहचानें बनी हुई है, बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो अजीब गायब हो गया है। तो अब ब्रेक लेनी है। हम एम्पायर के हवाले से बात करते आ रहे थे, गवर्नमेंट भी कह रही थी, लेकिन आज परवेज रशीद साहब ने कहा कि सबसे बड़ा एम्पायर पाकिस्तान की अदालत और मैं एक सिर्फ बात आपसे, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो इमरान खान, ताहिरुल कादरी साहब और ये हुकूमत का जो क्राइसिस है, ये अगले क्राइसिस के क्या स्टेप्स नजर आ रहे हैं इस वक्त? जो कहते हैं ना, आप दीवार पे आपको नजर आ रही हैं चीजें बहुत सारी, वो क्या चीजें हैं?
मैं वक्फे की बात बताता हूँ, जो कि आने वाले दिनों में पनपने जा रही है, और लेकिन उसका अदराक हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं हो रहा, हमारे, मेरा ख्याल से शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा, क्योंकि खतरात बहुत ज्यादा हैं, इर्द गिर्द के खतरात, और टाइम, जो टाइम है ना, वक्त, वो बहुत अजीब है इस वक्त, और अनफोर्चुनेट इवेंट्स भी बात करते हैं इससे ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, तर्जुमान जमात इस्लामी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और ताजुल हक साहब के दरमियान रंजिशें जो हैं और जो गलत फहमी है वो दूर होगी, लेकिन आपको लगता है वो जो एक दरार आ गई वो खत्म हो सकेगी और वो जो खला है वो पूरी हो सकेगी? देखें, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे दो अच्छी खबरें आ रही हैं ना, एक तो ये खबर आ रही है कि उनके दरमियान गलत फहमी जो है वो दूर हो गई, और दूसरी खबर आ रही थी वो कोई नीलोफर तूफान की, उसका खतरा टल गया। अब नीलोफर जो है, अब ये बड़ा अजीब सा जो है ना, देखें इंग्लिश में तो चल जाता है ना कि नीलोफर वाज हेडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो तो बात चल गई। उर्दू में बड़ा अजीब सा लगता है, नीलोफर बढ़ रहा है, यानी ये अजीब सा लगता है क्योंकि नाम मुअन्नस है और वो है तूफान, तो उर्दू में बड़ा अजीब सा लगता है, नीलोफर बढ़ रहा है, नीलोफर, और इंग्लिश में तो ठीक लगता है ना कि नीलोफर चले आपको। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि नाम पाकिस्तान की तरफ सजेस्ट हुआ था, तो आइंदा बराए करम अगर नाम सजेस्ट करें किसी साइक्लोन का, तो ये सोच लें कि उर्दू में कितना अजीब सा लगेगा, नीलोफर बढ़ रहा है, नीलोफर टकराएगा। डॉक्टर साहब, औरतों के नाम पे ही तूफान के नाम भी फिर रखते हैं? नहीं, ये इस तरह नहीं होता, ये इस तरह से होता है कि ये जो बहुत सारे तूफानों के नाम रखे जाते हैं, सैंडी था, नहीं सैंडी, कतरीना, बहुत सारे नाम रखे गए, लेकिन ये नाम आदमियों के ऊपर भी होते हैं, ये आदमियों के भी बहुत सारे नाम होते हैं। अच्छा, और अगले कई सालों के डिसाइड हो जाते हैं नाम, ये जो तूफानों के नाम होते हैं ना अगले, यानी अभी इस वक्त जो है, अगर आप उनकी वर्ल्ड वाइड मेट्स की साइट पे चले जाएं तो आपको 2018 तक वॉल्टर, एंडी, इस तरह के नाम आपको, बारबरा, इस तरह के नाम मिलेंगे आपको, और ये मर्द भी होते हैं, मतलब जॉर्ज, साइक्लोन जॉर्ज भी आएगा कहीं 2017 में, ये आपको 17-18 तक की लिस्ट मिलेगी नामों की। अच्छा, ये नाम जो है ना, जैसे वो बच्चों के नाम होते हैं ना, बच्चों के नाम रखने होते हैं बहुत सारे, इतना मशहूर नाम है ये, तो ये नाम इतने ज्यादा तूफान जन्म ले रहे होते हैं कि वो ये नाम खत्म हो जाते हैं थोड़े अरसे के बाद, सिर्फ वो नाम रह जाते हैं जो कि ग्रीक अल्फाबेट्स है ना, अल्फा, बीटा, गामा, साइक्लोन बीटा, उनको फिर वो उनका नाम खत्म नहीं होता, बल्कि कह दिया जाता है वहां पे कि ये नाम अवेलेबल है, इस वक्त ये खत्म हो गया, लेकिन अब इसको आगे कोई तूफान आए तो उसका नाम यूज कर लेना। वो महकमा मौसमियात वाले उसको बार बार यूज करते रहते हैं, लेकिन ये जो नाम होती है ना, एक दफा जैसे अब नीलोफर एक दफा आ गया तो नीलोफर अब आइंदा नहीं आएगा, यानी नीलोफर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब अगर कोई अगला तूफान आना है तो उसका नाम कोई मतलब है कि कुछ और होगा। लेकिन अल्फाबेटिकली आएगा नाम? नहीं, अल्फाबेटिकली नहीं होगा, अल्फाबेटिकली नहीं होगा। इसमें अल्फाबेटिकली तो कुछ वर्ड्स कहते हैं, वो कहते हैं एक्स वाई जेड से नाम नहीं शुरू होना चाहिए साइक्लोन का, उनकी अपनी एक उनकी अपना एक सिस्टम है, क्यू से भी नहीं शुरू होना चाहिए से। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि एक दफा नाम रिटायर हो जाए ना, इसको कहते हैं रिटायर हो जाए, एक दफा नाम यूज हो गया नीलोफर, तो अगली दफा आना होगा तो उसका नाम कुछ आप सजेस्ट कर दें। उसका नाम शाहिद भी रखा जा सकता है, कुछ और भी रखा जा सकता है तूफान का नाम, लेकिन वो नाम एक ही दफा होगा। अगर आपने ग्रीक लेटर्स पे रखा है ना नाम, ग्रीक अल्फाबेट्स पे, तो फिर वो बार बार इस्तेमाल होता रहता है। तो अभी से उन्होंने 2018 तक के नाम बुक कर लिए हैं सबने, बुकिंग कि यहां तूफान होगा, यहां तूफान होगा, वो सारे नाम बुक हो गए, और वो आपके सारे बेशुमार नाम है, और अब आपको नाम नहीं मिल रहा। वो अचानक कोई आके कहा कि जी ये अरेबियन गल्फ में तूफान आना है तो उसको नाम ढूंढना पड़ेगा। इस साल कोई एक नाम उमर का भी कहीं इस्तेमाल हुआ है इंटरेस्टिंगली, कि अरब मुल्कों के पास भी तूफान, तो इस तरह के ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जरूरी नहीं कि खवातीन का नाम ही हो, इसमें हजरात का नाम भी होते हैं, इसमें हजरात के नाम भी होते हैं, और इसमें अमूमन थोड़ा सा वो रखा जाता है कि एक तूफान अगर खातून के नाम पे तो अगला जो है हजरत के नाम पे हो, एक अगर खातून के नाम पे उसी समंदर में तो अगला जो है वो किसी खातून के नाम पे हो। लेकिन दुआ करते हैं पाकिस्तान में समुद्री तूफान तो ना ही अच्छा हुआ कि टल गया, लेकिन सियासी बहरान जो सियासी तूफान है वो तो
आ रहे हैं और आए ही जा रहे हैं। वो आए जा रहे हैं, बिल्कुल वो आ रहे हैं, बिल्कुल। और उसमें देखें अब कमिंग डेज की बात कर लेते हैं ना। एक तो ये है कि इमरान खान और सिराजुल हक साहब का गालिबन दोबारा राब्ता हुआ है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या किस तरह डेवलपमेंट्स होती है, जमात इस्लामी की तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि उनका राब्ता हुआ और बड़ा इनका अच्छा साथ रहा है। लेकिन इमरान ने जो बात की है ना कि दोनों तरफ खेलना बंद करें, विकेट के दोनों तरफ खेलना बंद करें, तो वो अब देखना है कि इमरान ने किस तनाजुर में बात की है। यानी सिराजुल हक साहब की कौन सी ऐसी बात है जिसे इमरान खान ने कहा है कि दोनों तरफ खेलना बंद करें। क्या सिराजुल हक साहब मियां साहब के साथ भी उतने ही कुर्बत रखते हैं जितनी वो इमरान के साथ रखते हैं? जाहिर है न्यूट्रल पार्टी है। कहा था कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए चैलेंज है। उन्होंने देखे ना, सिराजुल हक साहब ने बड़ी बैलेंस बात, सिराजुल हक साहब ये कह रहे थे कि इस्तीफे कबूल अभी ना करें। उनका ये था कि थोड़े दिन ठहर जाएं, इस्तीफे अभी कबूल ना करें, क्योंकि इस्तीफे अगर कबूल हो गए तो सारा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मुहर्रम के बाद सिराजुल हक साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। और इस दौरान हो सकता है कोई बातचीत शुरू हो जाए, हो सकता है इमरान खान ने उधर से एक बाउंसर फेंका। अब उस बाउंसर फेंकने के नतीजे में आज वो केपी असेंबली के अंदर टर्मोइल क्रिएट हो गया। लेकिन बात सारी ये है कि एक बात आप ध्यान में रखें कि जो मैं बात बार बार पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान ड्राइविंग सीट पे हैं और बाकी सबको इमरान ने पीछे लगाए हुए अपने। यानी अब सारा हंगामा जो बपा हुआ आज केपी में, उसके नतीजे में इमरान खान बिल्कुल, ये इमरान खान इज ओके, इमरान खान इज एब्सोल्युटली फाइन। उनके साथ कोई इत्तेहादी हो या ना हो, कोई साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, तहरीक इंसाफ ने जगह जमी खड़ी है, उन्होंने हेड ऑन ले लिया आज अपने इत्तेहादी को भी। और डॉक्टर क्रिटिक्स तो कहते थे कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है इमरान खान, लेकिन उन्होंने मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी की बात तो बाद में जब फैसला होगा तो डिसाइड। अभी तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान ने हेड ऑन ले लिया सबको, यानी उनके जो सबसे करीबी इत्तेहादी, अखलौते इत्तेहादी थे गालिबन, उनको भी हेड ऑन ले लिया इमरान ने कि आप विकेट की दोनों तरफ खेलना बंद करें और केपी हुकूमत जाती है जाए, किसी ने साथ रहना रहे ना रहे, नहीं रहना ना रहे। और जमात इस्लामी का इमरान खान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली जो 2008 का इलेक्शन था, ये ध्यान में रखें कि इमरान खान ने बाइकआउट किया था और काजी हुसैन अहमद साहब ने बाइकआउट किया था उन इलेक्शन का, जो कि साबिक अमीर थे जमात इस्लामी के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये एक बड़ा मजबूत साथ था। तो आज मुझे यकीन है कि मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन आप टर्मोइल देखें कि टर्मोइल जो है, ये नीलोफर तो चला गया या चली गई, लेकिन अब जो अगला साइक्लोन, उसका जो भी नाम आपने रखना है, वो आता रहेगा, टकराता रहेगा, डराता रहेगा और ये मामला आगे इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये बिल्कुल खामोशी नहीं छा जाती, जिसके इम्कानात मालूम होते जा रहे हैं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।